हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं पूजा एंड दिस इज द थर्ड लेक्चर ऑन द टॉपिक इशू ऑफ डिबेंचर। राइट, लास्ट लेक्चर में हमने डिटेल में डिस्कस किया था अबाउट जर्नल एंट्री इन केस ऑफ इशू ऑफ डिबेंचर। वहां पे हमने इशू प्राइसेस देखी थी कि कंपनी अगर डिबेंचर को इशू करती है प्रीमियम पे या डिस्काउंट पे या एट पार, तो उन केसेस में जर्नल एंट्री कैसे होती है, और उसी पे बेस्ड हमने प्रैक्टिकल प्रॉब्लम भी की थी। आई होप आपका वो टॉपिक जो है ना अच्छे से क्लियर हो गया होगा। बट अगर अभी भी कोई डाउट है ना, देन यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन। मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगी। राइट अच्छा, हाँ, एक इम्पॉर्टेंट बात, ये जो वीडियो सीरीज है ना, इन्हें सीक्वेंस में देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर पिछला कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया ना, तो आगे का कॉन्सेप्ट समझने में प्रॉब्लम हो सकती है। तो चलिए देखते हैं इस लेक्चर में हम कौन कौन से टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले तो हम देखेंगे टाइप ऑफ सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन कितने टाइप के होते हैं, तो हम देखेंगे अंडर सब्सक्रिप्शन, फुल सब्सक्रिप्शन, ओवर सब्सक्रिप्शन के केसेस देखेंगे, और उसी पे बेस्ड वी विल डू वन प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। उसके बाद वी विल डिस्कस अबाउट द मोड ऑफ इशू ऑफ डिबेंचर। कंपनी कितने तरीके से डिबेंचर इशू कर सकती है। तो दो मोड्स होते हैं, फॉर कैश एंड फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश। उसके बाद वी विल डू वन प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ऑन द सेम टॉपिक। राइट, वैसे ये जो टॉपिक है ना, हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, बट इन केस ऑफ शेयर्स, शेयर के केस में कवर कर चुके हैं। यहाँ पे मैं आपको डिबेंचर के केस में कराने जा रही हूँ। वैसे दोनों में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। राइट, अच्छा, हाँ, एक बात और कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं ना, तो मेरे चैनल को भी जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, और ये जो नीचे छोटी सी बेल है इसको भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो डालू ना, तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक, ओके, चलिए फिर हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। टाइप ऑफ सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन कितने टाइप के होते हैं। तो सबसे पहला है अंडर सब्सक्रिप्शन। अंडर सब्सक्रिप्शन मतलब क्या होता है कि सपोज करिए कंपनी ने, एग्जांपल बता रही हूँ, सपोज करिए कंपनी ने 1 लाख एप्लीकेशन मार्केट में फ्लोट की, डिबेंचर की एप्लीकेशन मार्केट में 1 लाख फ्लोट की, ठीक है, और कंपनी को रिसीव हुई 60,000 एप्लीकेशन, डिबेंचर परचेज करने की 60,000 एप्लीकेशन ही केवल रिसीव हुई, देन इट इज अ केस ऑफ अंडर सब्सक्रिप्शन। ये अंडर सब्सक्रिप्शन का केस है। मतलब जो एप्लीकेशन रिसीव हो रही है वो कम रिसीव हो रही है एज कंपेयर टू द एप्लीकेशन ऑफर टू द पब्लिक। पब्लिक को ऑफर की ज्यादा एप्लीकेशन, लेकिन पब्लिक ने कम लोग कंपनी के जो डिबेंचर है वो परचेज करना चाह रहे हैं, देन इट इज अ केस ऑफ अंडर सब्सक्रिप्शन। राइट, जनरली जब कंपनी नई होती है, ठीक है, या कंपनी का बहुत अच्छा गुडविल नहीं होता है मार्केट में, या कंपनी ने एडवर्टाइजमेंट डिबेंचर इशू कर रही है, इसका एडवर्टाइजमेंट अच्छे से नहीं किया होता है, तो नॉर्मल पब्लिक को पता ही नहीं होता है कि डिबेंचर आ रहे हैं कंपनी का, या वो परचेज नहीं करना चाह रहे होते हैं, ठीक है। तो उस केस में देयर इज अ केस ऑफ अंडर सब्सक्रिप्शन। कंपनी को कम एप्लीकेशन रिसीव होती है एज कंपेयर टू द एप्लीकेशन ऑफर टू नॉर्मल पब्लिक। तो दिस इज द केस ऑफ अंडर सब्सक्रिप्शन। फुल सब्सक्रिप्शन क्या होता है, कंपनी ने 1 लाख एप्लीकेशन मार्केट में फ्लोट की और पूरी एप्लीकेशन बिक गई, ठीक है, 1 लाख एप्लीकेशन उसको कंपनी को रिसीव हुई खरीदने के लिए, 1 लाख मार्केट में फ्लोट किया और 1 लाख एप्लीकेशन रिसीव हुई, तो इट इज अ केस ऑफ फुल सब्सक्रिप्शन। सारे डिबेंचर बिक गए, ठीक है, लोग कंपनी के शेयर खरीद, कंपनी के डिबेंचर खरीदना चाह रहे हैं, तो इट इज अ केस ऑफ फुल सब्सक्रिप्शन। ओवर सब्सक्रिप्शन क्या होता है, जब कंपनी के पास ज्यादा एप्लीकेशन रिसीव होती है एज कंपेयर टू द नंबर ऑफ एप्लीकेशन ऑफर टू द पब्लिक, ठीक है। एग्जाम्पल, जैसे सपोज करिए 1 लाख एप्लीकेशन कंपनी ने मार्केट में फ्लोट की थी और कंपनी के पास 2 लाख एप्लीकेशन आ गई, ठीक है। सपोज करिए कंपनी बहुत, मतलब अगर कंपनी ना बहुत अच्छी मार्केट में गुडविल है, कंपनी बहुत ही रेपुटेड है, तो हर कोई कंपनी के शेयर या डिबेंचर खरीदना चाहेगा, ठीक है। तो उस केस में जनरली क्या होता है, डिबेंचर ओवर सब्सक्राइब हो जाते हैं। तो दिस इज द केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन, जब ज्यादा एप्लीकेशन रिसीव होती है एज कंपेयर टू द नंबर ऑफ एप्लीकेशन ऑफर टू पब्लिक, तो इट इज अ केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन। राइट, बट कंपनी, तो यहाँ पे देखिए डिटेल में लिखा हुआ है ओवर सब्सक्रिप्शन क्या होता है, बट जो कंपनी है ना कैन नॉट अलॉट मोर डिवेंचर्स देन इट हैज इनवाइटेड फॉर सब्सक्रिप्शन। कंपनी ने जितने डिवेंचर इनवाइट किए थे सब्सक्राइब करने के लिए, जितनी एप्लीकेशन फ्लोट की थी, उससे ज्यादा डिवेंचर कंपनी क्या करती है, अलॉट नहीं कर सकती है,
ठीक है। तो उस केस में बताइए अब कंपनी क्या करेगी। कंपनी ने 1 लाख एप्लीकेशन मार्केट में फ्लोट की थी डिबेंचर परचेज करने की, ठीक है, और कंपनी के पास 2 लाख एप्लीकेशन आ गई। तो अब कंपनी क्या करेगी। कंपनी ऐसा नहीं कर सकती है कि उन 2 लाख डिबेंचर परचेज करने की जो एप्लीकेशन आई थी सबको डिबेंचर दे दे, ऐसा नहीं कर सकती है। कंपनी ने परमिशन केवल 1 लाख डिबेंचर इशू करने की ली है परमिशन, तो कंपनी 1 लाख ही इशू करेगी। तो उस केस में बताइए कंपनी क्या करेगी। फिर कंपनी के सामने 2 ऑप्शन होते हैं, 2 नहीं बेसिकली 3 ऑप्शन होते हैं। क्या क्या 3 ऑप्शन होते हैं ये वैसे मैं डिटेल में डिस्कस कर चुकी हूँ, ओवर सब्सक्रिप्शन का मेरा एक वीडियो है, वहां पे जाके आप देख सकते हैं। यहाँ पे मैं शॉर्ट में डिस्कस कर रही हूँ, ठीक है। पहला ऑप्शन क्या है कंपनी के पास, पहला ऑप्शन कंपनी के पास ये है कि कुछ एप्लीकेशन क्या करे कंपनी, रिजेक्ट कर दे, और उनका जो पैसा आ गया है कंपनी उनको क्या कर दे, रिफंड कर दे, ठीक है। तो दिस इज द फर्स्ट ऑप्शन। सेकेंड ऑप्शन क्या है कंपनी के पास, सेकेंड ऑप्शन कंपनी के पास ये है कि प्रो राटा अलॉटमेंट करते हैं। प्रो राटा, प्रो राटा इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं शेयर के केस में। अगला क्या है, प्रो राटा अलॉटमेंट करते हैं। प्रो राटा अलॉटमेंट मतलब क्या होता है कि एक प्रॉपर प्रपोर्शन में सभी डिवेंचर होल्डर को क्या करे, डिवेंचर दे दे। जैसे एग्जाम्पल ले रहे हैं, कंपनी अगर इस केस में ये जो 1 लाख एप्लीकेशन थी, 2 लाख एप्लीकेशन रिसीव हुई, कंपनी अगर इस केस में प्रो राटा अलॉटमेंट करती है 2:1 के रेशियो में, तो इसका मतलब क्या है, जिन्होंने दो डिबेंचर के लिए अप्लाई किया था उनको 1 डिबेंचर देते, जिन्होंने 10 के लिए अप्लाई किया था उनको 5 देते, जिन्होंने 20 के लिए अप्लाई किया था उनको क्या कर दे, 10 डिबेंचर देते। तो दिस इज प्रो राटा अलॉटमेंट। तो इससे क्या होगा, सारे ही डिबेंचर होल्डर को कुछ ना कुछ डिबेंचर मिल जाएंगे, ठीक है। और जो उनका एक्सेस मनी आ गया है, ठीक है, एक्सेस मनी आ जाएगा ना, अगर मैंने 10 डिबेंचर के लिए अप्लाई किया है और मुझे केवल 5 डिबेंचर अगर दिए गए हैं, तो मैंने तो पैसा जो एप्लीकेशन के साथ भेजा है वो ज्यादा पैसा भेजा है ना। तो फिर उस केस में कंपनी क्या करती है, जो एक्सेस मनी है उसको कहाँ एडजस्ट करती है, उसको अलॉटमेंट की स्टेज पे एडजस्ट करती है एक्सेस मनी को, ठीक है। जैसा हमने शेयर के केस में किया था वैसे ही अलॉटमेंट की स्टेज पे एडजस्ट करेगी, ठीक है। तो दिस इज द सेकेंड ऑप्शन। नाउ द थर्ड ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन क्या है कंपनी के पास, तीसरा ऑप्शन है कॉम्बिनेशन ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड, यानी कुछ एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दे, बाकी एप्लीकेशन पे प्रो राटा अलॉटमेंट कर दे, ठीक है। तो दीज आर द ऑप्शंस अवेलेबल टू द कंपनी इन केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन। अगर डिबेंचर ओवर सब्सक्राइब होते हैं तब ये ऑप्शन कंपनी के पास अवेलेबल होता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन करते हैं, तो इससे ये जो कॉन्सेप्ट है ना और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एक्स लिमिटेड कंपनी इशूड 10,000 12% डिबेंचर। एक एक्स लिमिटेड कंपनी है, इसने 10,000 डिबेंचर इशू किए हैं, और ये डिबेंचर पे रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, इट्स 12%, ये 12% वाले डिबेंचर हैं, ठीक है। बट अभी इस क्वेश्चन में इस 12% से हमें कुछ नहीं करना है, ठीक है। बट मैं बस आपकी नॉलेज के लिए बता रही हूँ कि अगर डिबेंचर के आगे ऐसे 12% लिखा रहे ना, मीन्स ये जो डिबेंचर है इन पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है दैट इज 12%। तो कंपनी ने इशू किए 10,000 12% डिबेंचर, और इनकी जो फेस वैल्यू थी दैट वाज ₹100। फिर कंपनी ने कहा कि भाई आपको कैसे पे करना है, आपको देना है 40 रुपीज विद एप्लीकेशन, एप्लीकेशन के साथ 40 रुपए दीजिए, 60 रुपए आपको देना है अलॉटमेंट पे, 60 रुपीज ऑन अलॉटमेंट। फिर नॉर्मल पब्लिक ने डिबेंचर परचेज करने के लिए अप्लाई किया, तो कंपनी को रिसीव हुई 14,000 डिबेंचर की एप्लीकेशन आई, ठीक है। कंपनी ने इशू कितना किया था, कंपनी ने इशू किया था 10,000 एप्लीकेशन मार्केट में फ्लोट की थी। कंपनी को रिसीव कितनी हुई, कंपनी को 14,000 एप्लीकेशन रिसीव हुई, यानी इट इज अ केस ऑफ, बताइए, इट इज अ केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन, ज्यादा एप्लीकेशन रिसीव हुई, ठीक है। अब कंपनी के पास बताया था ऑप्शंस हैं, तो कंपनी ने क्या सोचा, कंपनी ने सोचा कि जो 9,000 एप्लीकेशंस हैं, ठीक है, उनको फुल अलॉटमेंट करेंगे, ठीक है। जो 9,000 एप्लीकेशन है उनको फुल अलॉटमेंट करिए, और जो 2,000 डिबेंचर की एप्लीकेशन है इनको क्या करेंगे, इनको हम 1,000 डिबेंचर अलॉट करेंगे, राइट। और फिर जो और जो रिमेनिंग जो एप्लीकेशंस हैं उनको हम क्या करेंगे, रिजेक्ट कर देंगे, देखिए लिखा है ना, रिजेक्ट कर देंगे। तो अब रिमेनिंग कितनी बच रही है, 9 2 11, 11 और 14 में से करिए यानी 3,000, यानी जो रिमेनिंग 3,000 एप्लीकेशन बच रही है इनका पैसा हम क्या करेंगे, इनका पैसा हम रिफंड कर देंगे, इन एप्लीकेशन को हम रिजेक्ट कर देंगे। तो इस तरीके से कंपनी अलॉटमेंट करने का सोचा है,
ठीक है, ऑल मनी वॉज ड्यूली रिसीव्ड, सारा पैसा पूरा रिसीव हो गया है, कुछ भी कॉल इन एरियर नहीं है, देन यू नीड टू डू द जर्नल एंट्री, आपको जर्नल एंट्री करनी है। क्वेश्चन समझ में आया? 10,000 एप्लीकेशन फ्लोट की, 14,000 रिसीव हुई, ओवर सब्सक्राइब हुआ, फिर कंपनी ने इस तरीके से अलॉटमेंट करने का सोचा, राइट? तो चलिए जर्नल एंट्री करना शुरू करते हैं। सबसे पहली एंट्री क्या होती है? हम जानते हैं सबसे पहले एंट्री होती है एप्लीकेशन की स्टेज। स्टेजेस में हम एंट्री करते हैं ना, पहली होती है एप्लीकेशन की स्टेज। एप्लीकेशन की स्टेज में दो एंट्री होती थी, पहली एंट्री होती थी रिसीव की, दूसरी एंट्री होती थी ट्रांसफर की, राइट? अगली स्टेज क्या होती थी? अगली स्टेज होती थी अलॉटमेंट की। यहाँ पे दो स्टेज में पैसा मांगा है ना, 40 रुपीज, 40 रुपीज एप्लीकेशन के टाइम मांगा गया है और 60 रुपीज क्या है, अलॉटमेंट के टाइम में मांगा गया है, ठीक है? तो अलॉटमेंट की स्टेज पे भी दो एंट्रीज होती हैं। पहली एंट्री क्या होती है? पहली एंट्री ड्यू की होती है, ठीक है, और अगली एंट्री क्या होती है? रिसीव की होती है। तो ये दो एंट्रीज होती हैं हर स्टेज पे। यहाँ पे केवल दो ही स्टेज है, एक बार 40 मांगा है, एक बार 60 मांगा है। तो चलिए करना शुरू करते हैं जर्नल एंट्री। जब भी पैसा रिसीव होता है एप्लीकेशन के साथ, कंपनी को पैसा रिसीव होता है तो एंट्री क्या होती है? हम जानते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। बैंक में पैसा आ रहा है ना, ठीक है, तो बैंक अकाउंट को हम डेबिट करेंगे। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक है। कितना पैसा आ रहा है? हम जानते हैं 14,000 डिबेंचर्स पे कितना आ रहा है? 40 रुपए आ रहा है। तो 14,000 को आप 40 से मल्टीप्लाई करिए, यू विल गेट 5,60,000, ठीक है, वो अमाउंट आप यहाँ लिखेंगे। उसके बाद ये जो अगली एंट्री है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कहाँ गया, हाँ, ये मेरी पेन जो है ना वो बीच बीच में मिस हो जाती है। अगली एंट्री जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगली एंट्री में क्या करेंगे? अब ये जो एप्लीकेशन का जो फंड रिसीव हुआ है इसको हम ट्रांसफर करेंगे। तो एंट्री क्या होगी? 12% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक है, जो भी डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट में फंड रिसीव हुआ है, तो 12% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू, ये पैसा कहाँ कहाँ ट्रांसफर होगा? ये पैसा सबसे पहले तो टू 12% डिवेंचर्स अकाउंट में जाएगा, ठीक है। बाकी जो एक्सेस मनी है वो कहाँ जाएगा? टू डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट में जाएगा, और बाकी जो बचा हुआ पैसा है दैट विल बी रिफंडेड, वो रिफंड कर दिया जाएगा, तो टू बैंक अकाउंट। तो इस तरीके से ये एंट्री की जाएगी, ठीक है। एप्लीकेशन का जो पैसा रिसीव हुआ है, कुछ डिबेंचर्स में गया, कुछ अलॉटमेंट की स्टेज पे ट्रांसफर हुआ और कुछ रिफंड कर दिया गया, ठीक है। तो ये सिंपल सी एंट्री है। अमाउंट देख लेते हैं। सबसे पहले एप्लीकेशन की स्टेज पे कितना रिसीव हुआ? देखिए ऊपर रिसीव हुआ है ना 5,60,000, तो वही आ जाएगा 5,60,000। फिर उसके बाद देखते हैं रिफंड कितना किया। रिफंड देखिए 3,000, ये है 3,000 ना, 3,000 डिबेंचर का जो पैसा है 40 रुपए एक डिबेंचर का, वो रिफंड किया है, यानी 3,000 मल्टीप्लाइड बाई 40 यानी 1,20,000, तो ये रिफंड किया है। अलॉटमेंट में कितना ट्रांसफर किया है? तो अलॉटमेंट में हम जानते हैं कि जो 1,000 डिबेंचर का जो पैसा था वो एक्स्ट्रा आया था ना, क्योंकि 2,000 जो एप्लीकेशन थी, 2,000 डिबेंचर परचेज करने की जो एप्लीकेशन थी उस पर 1,000 डिबेंचर अलॉट किए गए, यानी 1,000 डिबेंचर का एक्स्ट्रा पैसा आया था, ठीक है। तो 1,000 मल्टीप्लाइड बाई 40, तो यहाँ पे आ जाएगा 40,000। तो ये पैसा क्या है? अलॉटमेंट की स्टेज पे ट्रांसफर किया जाएगा, राइट। तो हम जानते हैं। अब इसके बाद डेबिट और क्रेडिट बराबर होता है ना, तो सम करिए जरा इसको, तो आएगा 160, इसको आपने सम किया तो आ गया 160, 160 को 560 में से माइनस करिए, यू विल गेट 4 लाख। तो डिबेंचर्स अकाउंट में कितना ट्रांसफर होगा? 4 लाख। तो इस तरीके से हम ये जर्नल एंट्री करेंगे। चलिए देखते हैं अगली स्टेज अलॉटमेंट की। अलॉटमेंट की स्टेज में पहली एंट्री ड्यू की होती है ना, तो ड्यू की स्टेज पे एंट्री क्या होगी? 12% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर अकाउंट, ठीक है। इस एंट्री में कंपनी क्या कहती है? कंपनी कहती है कि भाई आपका डिवेंचर का पैसा, जो अलॉटमेंट की स्टेज पे जो पैसा आना था वो ड्यू हो गया है, आपको देना है। तो हम जानते हैं कितने डिवेंचर थे? 10,000 डिवेंचर थे, 60 रुपए अलॉटमेंट में आने थे, तो मल्टीप्लाई करिए, यू विल गेट 6 लाख। फिर उसके बाद जब डिवेंचर का अमाउंट डिवेंचर पे जो अलॉटमेंट का अमाउंट जब रिसीव होता है, तब एंट्री क्या होती है? तब हम बैंक अकाउंट को डेबिट करते हैं ना, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, राइट। अब ये भी एंट्री बहुत खास है। इस एंट्री में बताइए क्या कंपनी ने, जैसे यहाँ पे 6 लाख ड्यू हुए, अलॉटमेंट की स्टेज पे 6 लाख ड्यू हुए, तो क्या पूरे 6 लाख कंपनी को रिसीव हो रहे हैं? इसमें से 40,000 तो कंपनी को पहले ही रिसीव हो चुके हैं,
ठीक है, ये देखिए हमने किया है ना यहाँ पे एंट्री, जो एक्सेस मनी रिसीव हुआ था कंपनी को, कंपनी ने उसे क्या किया था, उसे अलॉटमेंट की स्टेज पे ट्रांसफर किया था। तो अलॉटमेंट की स्टेज पे 40,000 पहले ही आ चुके हैं। तो अब कितना पैसा आएगा कंपनी के पास, अब आएगा 5,60,000। 6 लाख में से 40,000 माइनस करिए, क्योंकि 40,000 पहले ही आ चुका है, एक्सेस मनी आ गया था। ठीक है, उन्हें डिबेंचर कम अलॉट किए गए थे, तो वो पैसा आ चुका है। तो अब आप 6 लाख में से 40,000 माइनस करिए, यू विल गेट 5,60,000। ठीक है, तो इस तरीके से जर्नल एंट्री की जाएगी। आई होप, वैसे इतना डिफिकल्ट कोई क्वेश्चन था नहीं, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मोड ऑफ इशू ऑफ डिबेंचर, डिबेंचर कितने तरीके से इशू किए जाते हैं। तो सबसे पहला है फॉर कैश, कैश के बदले में डिबेंचर इशू किए जा सकते हैं, या फिर फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश, राइट। अब सपोज करिए कंपनी ने कोई एसेट परचेज किया, ठीक है, कंपनी ने कोई लैंड खरीदा या बिल्डिंग खरीदी या कोई मशीनरी खरीदी किसी वेंडर से। तो उस केस में कंपनी के पास क्या ऑप्शन है, कंपनी के पास ऑप्शन है या तो पेमेंट कर दे कैश में, या फिर दूसरा ऑप्शन क्या है कि कंपनी जो है अपने डिबेंचर्स दे दे, उस वेंडर को अपने कंपनी के डिबेंचर्स दे दे। तो अगर कंपनी अपने अपने डिबेंचर्स देती है वेंडर को और उसके बदले में कोई भी एसेट परचेज करती है, लैंड बिल्डिंग मशीनरी, तो उस केस में हम कहते हैं इशू ऑफ डिबेंचर फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश, यानी कैश के अलावा किसी दूसरे कंसीडरेशन के बदले में डिबेंचर इशू किया गया है। ठीक है, यहाँ पे भी तीनों केसेस होते हैं, कंपनी प्रीमियम पे भी डिबेंचर इशू कर सकती है, डिस्काउंट पे भी इशू कर सकती है, और एट पार भी इशू कर सकती है। तो चलिए देखते हैं जर्नल एंट्री क्या करते हैं इस केस में। दो जर्नल एंट्री होती है, सिंपल सी दो जर्नल एंट्री होती है। पहली एंट्री क्या होती है, परचेज ऑफ एसेट। सबसे पहले तो कंपनी एसेट परचेज करेगी ना, तो एसेट जब ऑर्गेनाइजेशन में आ रहा है, ठीक है, तो एंट्री क्या होगी, सन्ड्री एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट। ठीक है, अच्छा वैसे आपको ये समझ में तो आ रहा है ना, ये सारी जर्नल एंट्री हम कर कैसे रहे हैं। तो क्योंकि आप 12th क्लास के हैं, ठीक है, मैं मान रही हूँ कि आपने बेसिक्स पढ़ लिया है, आपने पढ़ लिया है कि अकाउंट कितने टाइप के होते हैं, और 3 गोल्डन रूल, जो गोल्डन रूल है अकाउंटिंग के, वही यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। तो चलिए एग्जांपल लेते हैं, ये जो एसेट है वो किस टाइप का अकाउंट है, एसेट बताइए किस टाइप का अकाउंट है। तो एसेट इज अ रियल अकाउंट, एसेट रियल अकाउंट है ना। अकाउंट 3 टाइप के होते हैं, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। और रियल अकाउंट से रिलेटेड गोल्डन रूल क्या है, बताइए क्या है, व्हाट कम्स इन इज डेबिटेड, व्हाट गोज आउट इज क्रेडिटेड, जो आ रहा है उसे डेबिट करो। इसलिए यहाँ पे सन्ड्री एसेट अकाउंट डेबिट हुआ है। इवन यही सेम, यही 3 अकाउंट और यही 3 जो गोल्डन रूल है, हर जगह वही अप्लाई हुआ है। ठीक है, मैं बहुत डिटेल में नहीं जा रही हूँ क्योंकि आप 11th क्लास पास कर चुके हैं, मैं ये मान रही हूँ, तो आपको बेसिक रूल पता है। चलिए देखते हैं, तो पहला क्या है, पहला है ऑन परचेज ऑफ एसेट, जब कंपनी परचेज करती है एसेट तब एंट्री क्या होगी, सन्ड्री एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट। ठीक, फिर उसके बाद कंपनी क्या करती है, डिबेंचर इशू करती है। अब डिबेंचर अगर कंपनी एट पार इशू कर रही है, तब एंट्री क्या होगी, वेंडर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट, राइट। वेंडर किस टाइप का अकाउंट होता है बताइए जरा, वेंडर किस टाइप का अकाउंट है, तो वेंडर इज अ पर्सनल अकाउंट, वेंडर क्या है, पर्सनल अकाउंट है ना। ठीक है, पर्सनल अकाउंट से रिलेटेड रूल क्या होता है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। ठीक है, तो यहाँ पे जब कंपनी डिबेंचर इशू करती है तो रिसीवर कौन है, रिसीवर वेंडर है ना, तो इसलिए इसलिए हमने इसे यहाँ पे डेबिट किया, सॉरी। नेक्स्ट कंपनी ने अगर प्रीमियम पे इशू किया है डिबेंचर्स, तो उस केस में एंट्री क्या होगी, एकदम सेम यही एंट्री होगी जो आपने एट पार के केस में किया है, वही सेम एंट्री होगी। बस यहाँ पे क्या है, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को आप क्रेडिट करेंगे। क्यों क्रेडिट करेंगे, क्योंकि प्रीमियम जो है दिस इज एन इनकम फॉर द कंपनी। अगर डिबेंचर कंपनी ज्यादा प्राइस पे इशू करती है एज कंपेयर टू इट्स नॉमिनल और फेस वैल्यू, तो इट इज एन इनकम फॉर द कंपनी। तो एंट्री क्या हो जाएगी, वेंडर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, राइट। अगर कंपनी डिस्काउंट पे इशू करती है तो फिर अगेन यही एड पार वाली एंट्री होगी, लेकिन इसमें क्या होगा, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर ये और ऐड हो जाएगा, इसको हम डेबिट कर देंगे। क्यों डेबिट करेंगे, क्योंकि इट इज अ लॉस फॉर द कंपनी, ये कंपनी के लिए लॉस होता है ना, अगर डिस्काउंट पे इशू करें तो इट इज अ लॉस फॉर द कंपनी, तो इसे हम डेबिट कर देंगे। तो ये सिंपल सी जर्नल एंट्री होती है। एक बात और है, ये जो सेकेंड एंट्री है इन तीनों में से कोई एक ही एंट्री होगी, ऐसा नहीं कि तीनों कर देंगे।
या तो कंपनी डिवेंचर एट पार इशू करेगी, या प्रीमियम पे इशू करेगी, या डिस्काउंट पे इशू करेगी। तो इन तीनों एंट्री में से आपको कोई एक एंट्री करनी है, और पहली एंट्री तो होगी जब कंपनी डिवेंचर परचेज जब कंपनी एसेट परचेज करती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग, तो हमारा कॉन्सेप्ट और बढ़िया हो जाएगा। राय कंपनी परचेज एसेट ऑफ द बुक वैल्यू 2,20,000। राय कंपनी है, उसने एसेट परचेज की जिसकी बुक वैल्यू कितनी है 2,20,000, किसी दूसरी कंपनी से परचेज किया। ठीक है, फिर राय कंपनी ने कहा कि भाई जो पेमेंट है वो हम देंगे, कैश में नहीं देंगे, वो हम देंगे फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश। हम आपको डिबेंचर इशू करेंगे। कितने डिबेंचर इशू करेंगे 2,000 डिबेंचर, 10% वाले डिबेंचर होंगे वो, और जिनकी फेस वैल्यू होगी ₹100, और हम आपको प्रीमियम पे इशू करेंगे 10% के प्रीमियम पे। ठीक है, देन यू हैव टू डू द जर्नल एंट्री। चलिए करना शुरू करते हैं। मैंने बताया था 2 एंट्रीज होती हैं। पहली एंट्री क्या है, जब एसेट परचेज किया। दूसरी एंट्री क्या है, जब कंपनी ने डिबेंचर इशू किया। तो जब भी एसेट परचेज करते हैं तो एंट्री क्या होगी, एसेट ऑर्गेनाइजेशन में आ रहा है ना, ठीक है, तो एसेट अकाउंट को डेबिट करेंगे। तो सन्ड्री एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट। अमाउंट कितना होगा, कितने का एसेट था वो हम जानते हैं, क्वेश्चन ने दिया है 2,20,000। 2,20,000 के एसेट थे। ठीक है, तो वो अमाउंट में डालेंगे। फिर इसके बाद अगली एंट्री क्या होगी, अगली एंट्री होगी जब कंपनी डिबेंचर इशू करती है। तो यहाँ पे प्रीमियम पे इशू कर रही है ना, तो एंट्री क्या होगी, वेंडर अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर्स अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। वेंडर क्या है, वो रिसीवर है ना, ठीक है, वो डिबेंचर रिसीव कर रहा है, तो इसलिए वेंडर को हमने डेबिट किया है। सिक्योरिटी प्रीमियम इज एन इनकम फॉर द कंपनी, ये कंपनी के लिए इनकम है ना, ठीक है, तो इसको हमने क्रेडिट किया है। एंड टू डिबेंचर्स अकाउंट, इसको भी हमने क्रेडिट किया है। ठीक है, तो इस तरीके से जर्नल एंट्री होगी। अमाउंट कितना डालेंगे, वेंडर के अकाउंट में हम डालेंगे। यहाँ पे देखिए कितना था 2,20,000 के एसेट थे ना, तो वेंडर के अकाउंट में जाएगा 2,20,000। ठीक है, प्रीमियम का अमाउंट कितना था बताइए, प्रीमियम था 100 रुपए का, डिबेंचर था 10% प्रीमियम था, तो यानी 100 रुपए का 10% कितना हुआ 10 रुपीज। 10 मल्टीप्लाइड बाई 2,000, 10 मल्टीप्लाइड बाई 2,000 कितना आएगा 20,000, यानी प्रीमियम का अमाउंट कितना था 20,000। आप माइनस करिए, अब 2,20,000 में से 20,000 माइनस करिए, यू विल गेट 2 लाख। ठीक है, तो ये आ गया आपका डिबेंचर्स अकाउंट में। तो इस तरीके से जर्नल एंट्री की जाएगी, अमाउंट कैलकुलेट किया जाएगा। ठीक है, डेबिट और क्रेडिट बराबर होता है ना, तो यहाँ पे डेबिट क्या टोटल अमाउंट हुआ 2,20,000, तो क्रेडिट भी बराबर आना चाहिए। ये एक टाइप का चेक होता है, आप देख लेंगे कि आपका अमाउंट सही आया है कि नहीं आया है, आपने सही अमाउंट फिल किया है कि नहीं किया है। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस लेक्चर, और मुझे लग रहा है कि अब ये कॉन्सेप्ट आपका काफी हद तक क्लियर हो गया होगा। सो थैंक यू एंड हैव अ गुड डे। See you in next lecture. God bless you.